अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने सारे इदारे अपने हैं का इक़्तिबास लिखा था, उसकी तशरीह की थी। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी और आप सब ने मुझे वो दिखाना है ताकि मैं उसकी में से गलतियाँ निकाल कर आपकी हेल्प कर सकूं। आज हमने उससे अगला स्टेप ये करना है कि सारे इदारे अपने हैं का खुलासा लिखना है। जैसा कि पिछले छुट्टियों से पहले भी पिछली क्लासों में भी खुलासा लिखते वक्त ये बात मैंने हमेशा आपको बताई है कि उसके अहम पॉइंट्स को नोट कर लिया जाता है कि उसके अहम पॉइंट हमने कौन से बताने हैं। अपने पास से नहीं लिख रहे होते, लेकिन उसी सबक को जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसके अहम पॉइंट्स को सामने लेकर आते हैं। जब हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा 1/3 जो है वो चैप्टर का जो होता है थर्ड हिस्सा लिखा जाता है। अब उसमें देखें कि जब आप अपना इसका सबक खोलेंगे तो सबसे पहले पैराग्राफ में अजमल साहब के बारे में बताया गया है कि अजमल साहब जो थे वो तलबा के बड़े पसंदीदा उस्ताद थे। ऐसा ही है, अपनी बुक खोलें, उसमें देखें, आप देखें कि अजमल साहब के बारे में बताया गया है कि अजमल साहब जो थे वो बड़े पसंदीदा उस्ताद थे जिन्हें तालिब इल्म बहुत पसंद करते थे और उनसे हमेशा आपस में बातचीत करके उनसे बहुत कुछ सीखते थे। तो अजमल साहब ने क्या बताया, उनसे सवाल किया एक तालिब इल्म ने कि हमारे कौमी इदारों के बारे में बताएं कि कौमी इदारे क्या होते हैं। अब सवाल मेरा ध्यान से सुने कि हमारे कौमी इदारे वो होते हैं जो कौम और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। गौर से सुन लें, कौमी इदारे कौन से होते हैं? वो इदारे जो कौम और मुल्क की, कौम का इदारा होता है यानी हम पाकिस्तानी हैं, कौम हैं, तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो हमारी फलाह के लिए काम कर रहे हैं ना, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारी भलाई कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे कौमी इदारे हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसका इसी सबक का पहला क्वेश्चन भी यही है कि हमारे कौमी इदारे किसे कहते हैं। तो कौमी इदारे का क्या जवाब आता है? कौमी इदारे वो होते हैं जो हमारे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है पहला कौमी इदारा क्या है? कौमी असम्बली, जिसके बारे में आपकी किताब में मौजूद है कि कौमी असम्बली का सरबराह वज़ीर आज़म होता है और ये मुल्क के कवानीन बनाती है और उस पर अमल कराती है। उसके बाद दूसरा बड़ा अहम इदारा हमारा फ़ौज है, जो कि हमारे मुल्क की हिफाजत करती है और मुल्क पे आने वाली हर मुसीबत में फ़ौज जो है वो मदद करती है, आम सिविलियंस की, आम शहरियों की मदद करती है। तीसरा बड़ा इदारा क्या है? अदलिया है। अब आपने ये एक एक लफ्ज़ का नहीं देखना, आपने किताब में से पढ़कर उसमें से आपने इनके बारे में लिखना है। तीसरा क्या इदारा है? ये अदलिया है। अदलिया क्या करती है? ये पूरे मुल्क में कवानीन नाफिज करती है और अवाम को इंसाफ मुहैया करती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का कानून ये होता है कि कानून को नाफिज, अब कानून बनाता कौन है? असेंबली बनाती है और अदलिया जो है वो उसको नाफिज करने में मदद करती है और आवाम को इंसाफ मुहैया करती है कि कहीं किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए। और अदलिया की मदद कौन करती है? पुलिस का महकमा करता है, जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखता है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस आ जाती है, पुलिस ही का एक डिपार्टमेंट है। यूँ तो CID भी पुलिस का डिपार्टमेंट है और भी इस तरह इदारे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है वो आम पुलिस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये ट्रैफिक पुलिस जो है पूरे मुल्क में ट्रैफिक के निज़ाम को संभालती है और उसके होने वाले हादसात, उसके बारे में तमाम चीज़ों को की देखभाल करती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? वो हैं सेहत और तालीम के इदारे, यानी वो इदारे जो हमारी आवाम की सेहत के लिए काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए, डॉक्टर हो गए, डिस्पेंसरियाँ हो गई, ये तमाम सेहत के इदारे हैं। ठीक है, इसके अलावा बैनुल अक़वामी सेहत के इदारों के साथ भी ताल्लुक़ कायम करना, ये पूरा एक सेहत का इदारा है जो कि आवाम की सेहत का ज़िम्मेदार है। उसके बाद है तालीम के इदारे, जो कि तमाम मुल्क के बच्चों की तालीम के
ساتھ ان کو تعلیم دینے کا مجاز ہے، ان کے لیے پروفیشنل ڈگریاں دینے کا، ان کی پڑھائی کا بندوبست، ان کی تعلیم، ان کے ساتھ ساتھ ان کی نالج کا بندوبست کرنے کا ذمہ دار ہے۔ پھر ادارے آ جاتے ہیں ذرائع آمد و رفت کے، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے کون سے ادارے ہیں۔ ریلوے آ گیا، بسیں آ گئیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی آ گیا، اس کے ساتھ PIA جو ہوائی تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس جو ہے یہ PIA کہلاتی ہے۔ ریلوے جو ہے وہ ریلیں چلاتی ہے۔ اس کے علاوہ بسوں کا، ٹرانسپورٹ کا، یہ تمام پاکستان کے بڑے ادارے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 7 پر عجائب گھر اور کتب خانے۔ اب عجائب گھر اور کتب خانے یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر کہ ہمارے پاس عجائب گھر میں نوادرات ہوتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے ماضی کا علم ہوتا ہے، ہماری ہسٹری کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور کتب خانے میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایسی نایاب کتابیں ہوتی ہیں جو کہ موجودہ دور میں نہیں لکھی گئی ہوتی بلکہ ماضی کی ہوتی ہیں، جن کو پڑھ کر ہماری ہسٹری میں ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہمارا ماضی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے بغیر کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کا ماضی جاننا ہو تو وہاں کے عجائب گھر اور وہاں کے کتب خانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ 7 پوائنٹ ہیں جو کہ آپ کے خلاصے میں موجود ہونے چاہیے۔ ان کے تحت اپنی کتاب کھولیں، اسی میں یہ سب ان کے اندر پڑھیں اور ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کتابی الفاظ نہیں لکھنے کہ اب وہیں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھیں اور خود لکھیں۔ انہی پوائنٹس کے تحت جب لکھیں گے تو آپ کا آٹومیٹکلی خلاصہ جو ہے وہ آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ ان پوائنٹس کے تحت آپ نے یہ خلاصہ لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد مجھے چیک بھی کروانا ہے۔ کام ساتھ ساتھ چیک کروائیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔